अच्छा बेटा, चैप्टर 11 आज स्टार्ट कर रहे हैं और 11 चैप्टर तो है फेडरल की बुक में, और सिंध के सिलेबस में ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखो, एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा, इससे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये चैप्टर पढ़ना छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा। अगर कोशिश करेंगे तो ये 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर टॉपिक आपने देखोगे, आपके पास बुक होगा। ये पेज नंबर है 242 पर बेटा, 242 पेज पर है ये चैप्टर, ठीक है। और इसके अंदर पहला इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन किसका? थर्मोकेमिस्ट्री का, थर्मोडायनामिक का। अच्छा, उसके बाद एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल आसान है। उसके बाद यूनिट है, उसके बाद सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। उसके बाद थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। और उसके बाद हीट ऑफ द रिएक्शंस। वो ऐसे टॉपिक हैं जो हमने पढ़े हुए सिंध के सिलेबस के अंदर, बिल्कुल सेम ही है। अच्छा देखें बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखो, जितने भी रिएक्शंस हैं उनके दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसी की मेजरमेंट करेंगे। और उसी के मेजरमेंट को हम क्या करते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। देखो, थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद कैलकुलेशन। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। उसी की मेजरमेंट जो करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with calculation या मेजरमेंट, कैलकुलेशन करेंगे या मेजरमेंट करेंगे आप हीट ठीक है, हीट एब्जॉर्ब का रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, उसी की हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, उसी की हम मेजरमेंट करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है। अच्छा, अब दूसरा है थर्मोडायनामिक। देखो, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो हीट को कहते हैं, और डायनामिक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हीट का तबादला, हीट का एक्सचेंज। क्योंकि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी स्टडी को हम क्या करते हैं? थर्मोडायनामिक कहते हैं। देखो बेटा, थर्मोडायनामिक, इसके अंदर थोड़े टर्म्स हैं, पहले देखो बेसिक टर्म्स पहले एक्सप्लेन किए गए हैं। एक तो थर्मोडायनामिक है, अच्छा, दूसरा है थर्मो केमिस्ट्री। बेटा थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक का होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हीट की ट्रांसफॉर्मेशन, हीट का तबादला, हीट की एक्सचेंज,
जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। बेटा जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एनर्जी के जितने फॉर्म्स हैं उनकी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक। ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, देखो फिजिकल चेंज के दौरान भी एनर्जी ट्रांसफर होती है और केमिकल चेंज के दौरान भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसी को क्या कहते हैं, उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक। तो इसके अंदर थर्मोडायनामिक भी हमने पढ़ना है, थर्मोडायनामिक के लॉज भी पढ़ने, ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस भी हमने पढ़ने, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और उसके अलावा इसके अंदर देखो एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शन। बेटा एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शन देखो, अच्छा देखो जितने भी केमिकल चेंजेस होती हैं बेटा उनके अंदर एनर्जी चेंज होती है। देखो जितने भी केमिकल चेंजेस हैं उनके अंदर एनर्जी चेंज होगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। क्योंकि रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं बेटा, पुराने जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। और जो पुराने बॉन्ड टूटते हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जो नए बॉन्ड बनते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है बेटा, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है और एब्जॉर्ब कम हुई है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो कम है और बॉन्ड मेकिंग ज्यादा हो रही है। मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो कम है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो ज्यादा हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करते हैं बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हुई है, बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा यूज हुई है, कंज्यूम हुई है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी कम रिलीज हुई है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो इसका मतलब रिएक्शन का एंडोथर्मिक होना या एक्सोथर्मिक होना ये डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड टूटे हैं, कितने बॉन्ड बने हैं। बेटा बॉन्ड टूटते हैं और दूसरे नए बॉन्ड बनते हैं रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब देखो सपोज करते हैं नाइट्रोजन है ये इनटू प्लस H2 बन गए अमोनिया, अमोनिया के 2 मोल। तो इसमें योगा के नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। बेटा ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देते कितनी, 900 956 है या इसकी वैल्यू है 946 की वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी की नाइट्रोजन की। शायद ये वैल्यू है या आगे पीछे 900 से ऊपर ये वैल्यू इसकी। तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और फिर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं बेटा, इसकी बॉन्ड एनर्जी 435 है, 436 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, क्योंकि 3 बॉन्ड इसके टूटेंगे, उसके बाद जाकर ये बॉन्ड बनेगी, ये बॉन्ड बनेगी, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 2 मॉलिक्यूल्स के बनेंगे।
ठीक है बेटा। अब देखो उसके लिए NH के बांड की आपको एनर्जी वैल्यू करनी पड़ेगी कि NH की बांड जब बनता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बांड तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बांड में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी एनर्जी वैसे तो गिवन भी होती है, क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल है, इतनी सारी वैल्यूज को याद करना बहुत इम्पॉसिबल है ये सारी एनर्जीज, मगर कुछ कॉमन वैल्यूज है वो आपको याद करनी भी पड़ेगी, जैसे हाइड्रोजन की है, नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कॉमन वैल्यूज है बेटा, ये आपको याद भी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एनर्जी रिलीज होगी, अब ये एब्जॉर्ब होगी, इसके लिए साइन प्लस की लिखेंगे हम, और ये रिलीज होगी। देखो 1 2 3 6 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बॉन्ड बने हैं इन और H के दरमियान, इनमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि रिलीज कितनी हुई है और एब्जॉर्ब कितनी हुई है, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी फिर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। शायद इसकी 391 या 95 वैल्यू इसकी NH के बांड की एनर्जी, बांड एनर्जी, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी इसका आंसर ओवरऑल नेगेटिव आता है। ये एक्सोथर्मिक चेंज है बेटा, क्योंकि ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम हो रही है, जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा होगी, क्योंकि अब वैल्यूज मुझे याद नहीं, मैं देख लूंगा बुक में कि इनकी वैल्यूज क्या है, उसके बाद इसका प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा, आगे इसके प्रॉब्लम भी करवा दूंगा आपको। मगर यहाँ एक टॉपिक था एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शंस में ये होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन तो होता है तो उसमें एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है रिलीज होती है, और जो एनर्जी एक्चुअली है वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग की एनर्जी है, मतलब ये बॉन्ड टूट रहे हैं और ये बॉन्ड बन रहे हैं, इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब 340 435 वैल्यू है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 946 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर, इसका एक बॉन्ड है, इनको सम करना है, इसका भी सम करना है हमने, और फिर हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है इसके अंदर, जो एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड के बनने में वो ज्यादा है और बॉन्ड के टूटने में एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, ओवरऑल जवाब नेगेटिव आ जाता है इसका बेटा, ओवरऑल इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये है क्या बेटा, टॉपिक कौन सा है, एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शंस। तो इसका मतलब यही है, एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिलीज होती है, और वो एक्चुअली एनर्जी है बॉन्ड टूटने और बनने की एनर्जी है, बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे रिएक्शन साइड के बॉन्ड और प्रोडक्ट साइड के साथ बॉन्ड बनेंगे, इनके साइन प्लस के लगाएंगे क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक होती है, और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो है वो आंसर किसका आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है आंसर, ठीक है। तो उसके बाद जो टॉपिक है हमारा बेटा, उसके बाद जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ द थर्मल एनर्जी, यूनिट ऑफ द थर्मल एनर्जी। ये टॉपिक आखिर में मैं आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि आखिर में कैलकुलेशन भी है इसकी बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज देकर उसके बाद प्रॉब्लम भी हल कर देंगे, मगर ये प्रॉब्लम आना इम्पॉसिबल, थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है इसके अंदर, ये बांध के इसकी भी तुम्हें सब करना पड़ता है, उसका भी करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, मगर वैसे हमें याद करना पड़ेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, मगर ये लाजमी नहीं कि सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक भी होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, तो बेटा कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी है। अच्छा, NO की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है क्योंकि उनके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है और जब बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है, तो ये कुछ जो बुक में गिवन है वो आपको याद करने पड़ेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद है यूनिट, बेटा एसआई यूनिट जो होगा जूल है, जो एसआई यूनिट है थर्मल एनर्जी का या एनर्जी का वो जूल है, और इसके अलावा इसको कैलोरीज में भी मेजर किया जाता है। देखो 1 जूल किसके बराबर है, 1 जूल होता है
1 न्यूटन मीटर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन और वो डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर, तो जो वर्क होगा 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसके अलावा और जो यूनिट है थर्मल एनर्जी का, वो बेटा कैलोरीज भी है। दूसरा जो यूनिट है वो कैलोरीज भी है। और कैलोरी की डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा 1 ग्राम वाटर का ले लें, 1 ग्राम वाटर का लें और उसको हीट दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो 1 कैलोरी होगी। अगर 1 किलोग्राम लेंगे, 1 किलोग्राम वाटर का लेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलो कैलोरी होगी। तो अगर आप 1 ग्राम लेते हैं बेटा, 1 ग्राम वाटर का, और उसको हीट देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से भी लिखा हुआ है 14.5 से 15.5 का मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 ग्राम वाटर को आप हीट देंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 कैलोरी होगी। और अगर इनका हम कन्वर्जन देखेंगे तो बेटा 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर है। क्लास से शायद क्वेश्चन भी आया था इंडिकेस के अंदर कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो 1 कैलोरी 4.18, बाकी बुक्स में 1.4814 भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है 4.184 जूल, ये भी लिखा हुआ है। और 1 जूल जो होगा 0.239 कैलोरीज के बराबर होता है। तो बेटा जो एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का एसआई यूनिट है वो जूल है। इसके अलावा और भी यूनिट में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जिनमें कैलोरीज भी आ जाता है। ठीक है, और 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर है। अब ये तो हो गया कि यूनिट हो गए। अब देखो थर्मोडायनामिक के टर्म्स हैं बेटा। थर्मोडायनामिक जो आप पढ़ कर रहे हैं कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का तबादला, एनर्जी की एक्सचेंज, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, उनके लिए कुछ टर्म्स भी हैं थर्मोडायनामिक के। एक है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, तीसरा होता है स्टेट, एक होता है बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। तो इसमें आते अब आते हैं बेटा सिस्टम। सिस्टम ये होता है द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। देखो किसी चीज के ऊपर आप तजुर्बा कर रहे हो जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब देखो ये बीकर है, सपोज करते हैं ये बीकर है, ठीक है, और बीकर के अंदर जो आपने केमिकल लिए हैं वो लिया है जिंक प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहेंगे। बेटा ये जो केमिकल्स हैं इनको क्या कहेंगे, सिस्टम, क्योंकि तजुर्बा तो इन केमिकल्स के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब है केमिस्ट्री में जिन चीजों के ऊपर आप तजुर्बा करते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। मतलब बीकर के अंदर जो केमिकल पड़े हैं, सपोज करते हैं बीकर के अंदर ईस्टर और वाटर है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहेंगे। मतलब रिएक्शन फ्लास्क के अंदर जो भी केमिकल आपने यूज किया इनको सिस्टम कहते हैं। जिन चीजों पर तजुर्बा कर रहे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उनको क्या कहते हैं, सिस्टम। और ये उसके बाद जो कुछ है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सपोज करते हैं सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो जो बर्नर होगा, बर्नर
एक होगी तो उसको हम सराउंडिंग कहेंगे, क्योंकि वो बाहर है बेटा, अंदर नहीं है। ये जो रिएक्शन फ्लास्क है इसके अंदर जो भी चीजें हैं इनको हम कहते हैं सिस्टम। ये बाउंड्री है इसकी, इसको क्या कहेंगे हम, बाउंड्री। और बाउंड्री के बाहर बेटा ये जो फ्लास्क की है बाउंड्री है, ये दीवारें हैं, ये बाउंड्री है। और मतलब फ्लास्क की जो वॉल्स है वो बाउंड्री में आए, मतलब ये ठीक है। उसके बाहर जो कुछ है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। अब बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर देती है। बेटा बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर देती है, अलग कर देती है। सारे फ्लास्क की जो वॉल्स होंगी वो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करेंगे, अलग करेंगे। फ्लास्क के वॉल्स के अंदर जो कुछ है मटेरियल है इनसाइड, उसको हम सिस्टम कहते हैं। उसके बाहर जो कुछ है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। तो देखो सिस्टम है द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is under observation. This is called system. ठीक है बेटा, जो रिएक्शन फ्लास्क के अंदर है मटेरियल केमिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्टम, जिनके ऊपर आप तजुर्बा कर रहे हैं, जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टोर क्या हाइड्रोलाइज कर रहे हैं रिएक्शन फ्लास्क के अंदर। बेटा स्टोर क्या हाइड्रोलाइज कर रहे हो किसके अंदर, रिएक्शन फ्लास्क के अंदर। ठीक है, which is placed in thermostat, और उस रिएक्शन फ्लास्क को हमने किस में रखा, थर्मोस्टेट में रखा है। बेटा थर्मोस्टेट में क्यों, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने क्या लगा दिया है, एक थर्मोस्टेट लगा दिया है। बेटा एक थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ये ये थर्मोस्टेट है बेटा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो रिएक्शन फ्लास्क को हमने एक और बीकर के अंदर रख दिया है, एक और चीज के अंदर रखा है जिसको थर्मोस्टेट का नाम दिया है। थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। इस रिएक्शन फ्लास्क के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसके टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देना, कांस्टेंट रखना टेम्परेचर को। तो थर्मोस्टेट समझे सराउंडिंग हुआ उधर। अगर सपोज करते हैं इनको हम हीट दे रहे हैं बाहर से, तो जो फ्लेम होगा, जो बेटा फ्लेम है, स्पिल्ड लैंप है, उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे, क्योंकि वो बाहर आ जाता है। जैसे थर्मोस्टेट भी बाहर है, ये सिस्टम है, ये उसकी बाउंड्री है, और थर्मोस्टेट क्या है, बाहर है, जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। स्टोर वाटर को क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहेंगे, एंड थर्मोस्टेट इज कॉल्ड सराउंडिंग। बेटा थर्मोस्टेट सराउंडिंग में आ जाता है। तो सिस्टम है द पोर्शन ऑफ यूनिट्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। जिसको कायनात का वो हिस्सा, यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको आप एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री होती है, जो दोनों को अलग कर देती है। अब आते हैं सराउंडिंग।
बेटा सराउंडिंग क्या है? द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच मे एक्ट ऑन सिस्टम, जो सिस्टम पर एक्ट करे। देखो पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच मे एक्ट ऑन सिस्टम, यूनिवर्स का वो पोर्शन जो सिस्टम पर एक्ट करता है, सिस्टम पर असरअंदाज होता है, उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिस्टम, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जितना भी पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। बेटा सिस्टम के अलावा जितना भी यूनिवर्स का पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है सराउंडिंग या पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, या पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच act on system, उसको क्या कहते हैं? बेटा सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रियल इमेजिनरी बाउंड्री होती है जो उन दोनों को क्या कर देती है? अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। ठीक है, तो सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर तजुर्बा कर रहे हैं। सपोज करते हैं कैल्शियम कार्बन को आप डिकम्पोज कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सिस्टम हो जाएगा। कार्बन की कंबस्शन कर रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम कहेंगे सिस्टम। ठीक है, जिंक और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। बेटा जिन कंपाउंड्स का रिएक्शन हो रहा है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिन चीजों के ऊपर आप तजुर्बा कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा? उसकी रियल इमेजिनरी बाउंड्री होगी, उसके बाहर क्या होगा? सराउंडिंग होगा जो सिस्टम सराउंडिंग को अलग कर देता है। ठीक है, तीसरा जो इसका पोर्शन है बेटा, तीसरी जी चीज वो हम पढ़ते हैं स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या करता है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। बेटा स्टेट क्या करेगा? सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वॉल्यूम को डिस्क्राइब करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा उनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। उनकी क्या होती है? एक डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, एक होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब है जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल प्रेशर होगा, इनिशियल टेम्परेचर होगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी, इनिशियल एंथैल्पी होगी इसकी। ठीक है, और जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे अब लोग, ठीक है, तो उसकी फाइनल वैल्यू वैल्यू करेंगे आप, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल एंथैल्पी। तो आप देखेंगे कि सिस्टम में क्या तब्दीली आई है, क्या चेंज आई है। चेंज के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इनिशियल और फाइनल को। बेटा चेंज के लिए क्या करेंगे? हम कंपेयर करते हैं इनिशियल और फाइनल को। हम देखते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, फाइनल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना था, फाइनल प्रेशर कितना है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी, फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एंथैल्पी कितनी थी, फाइनल एंथैल्पी कितनी है। उसके बाद पता चलेगा कि इनमें क्या तब्दीली आई है, क्या चेंज आई है। चेंज को तभी हम मालूम करेंगे जब इनिशियल स्टेट और फाइनल जो स्टेट है वो स्पेसिफाइड हो। अब इसके अंदर एक चीज आती है स्टेट फंक्शन। बेटा स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे और वे पे डिपेंड ना करे, पाथ डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि स्टेट फंक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, इंटरनल स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वे पे डिपेंड नहीं करते कि किसी तरीके से तब्दील आए। ये जो चेंजेस हैं इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी, वे पे डिपेंड नहीं करती है, मेथड पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि वर्क और जो हीट है वो बेटा पाथ डिपेंडेंट है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क और हीट पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं,
वे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन हमने आगे पढ़ना है। अब तो ये सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री हमने पढ़ लिया। अब आते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, थर्मो का पता ही है कि क्या, किसको कहा जाता है, हीट को कहा जाता है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर दो रिएक्शंस एनर्जी चेंज along with मटेरियल चेंज, मटेरियल भी चेंज होगा, मैटर भी चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस thermochemical reactions. So here those chemical reactions देखो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस एनर्जी चेंज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, along with मटेरियल चेंज, मटेरियल भी चेंज हो जाए। those chemical reactions energy change along with material change. एनर्जी भी चेंज हो और जो मटेरियल है, मेटर, वो भी चेंज हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो टाइप के हैं बेटा, दो टाइप्स के हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक। देखो, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, और एक एंडोथर्मिक होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो एक क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक है। अब आते हैं टाइप्स पे। एक होते हैं एक्सोथर्मिक। बेटा एक्सो का मतलब है आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, और ये हीट रिलीज करेंगे। देखो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग, हीट बाहर रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये जो रिएक्शंस होंगे उनमें ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, ऐसे केमिकल्स होंगे सिस्टम में जो हीट रिलीज करेंगे, जैसे कंबस्शन ऑफ कोल, कंबस्शन ऑफ गैसोलीन, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो बेटा एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं, उनमें हीट जो कि रिलीज होती है सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखो ये है इस तरह से, ये रूम टेम्परेचर है बेटा, रूम टेम्परेचर है। अब क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, सिस्टम की हीट बढ़ जाएगी। बेटा सिस्टम है ना, वो हीट रिलीज करेगा, सिस्टम की हीट बढ़ेगी, तो सिस्टम की जो हीट है वो बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, और वो फिर क्या करेगा? रिलीज करेगा सराउंडिंग की तरफ, और फिर सिस्टम क्या होगा? थोड़ी टाइम के बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक है, ये बेटा एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। ये बता रहा है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा, सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है बेटा। उसके बाद सिस्टम ने क्या किया? हीट सराउंडिंग में खारिज करना शुरू कर दी, और सिस्टम का टेम्परेचर आस्ता आस्ता कम होता गया, और आखिर में वो रूम टेम्परेचर पे आ गया सिस्टम। तो बेटा ये सिस्टम का टेम्परेचर को शो कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये सिस्टम के टेम्परेचर को शो कर रहा है कि एक्सोथर्मिक में
सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है, उसके बाद सिस्टम हीट क्या करता है, सराउंडिंग में खारिज करता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सिस्टम का टेम्परेचर लो हो जाता है और सिस्टम आखिरकार क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। अब देखो कोई गर्म चीज है, हम रखते हैं, थोड़ी देर के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है क्योंकि वो हीट रिलीज कर देती है। हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर पानी डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, वेसल गर्म हो जाएगी, जो वेसल होगी हॉट हो जाएगी, मगर आधे घंटे के बाद आप उसको टच करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे होगी क्योंकि उसने हीट रिलीज कर दी और उसने क्या हुआ, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया। हालांकि पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा था मगर सिस्टम ने हीट रिलीज की तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं बेटा जो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, वो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हीट रिलीज करें, हीट को क्या करें, रिलीज करें, हीट को खारिज करें, हीट को इमिट कर दें, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। बेटा कंबस्शन रिएक्शन, जो कंबस्शन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब देखो C प्लस O2 कार्बन सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, माइनस ये 393.5 किलो जूल। तो ये हमारी बुक में लिखी हुई 394 है मगर यहाँ पे लिखी हुई 393.5। ये कार्बन की हीट ऑफ कंबस्शन है बेटा, कार्बन जो है उसकी हीट ऑफ कंबस्शन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। H2 गैस प्लस हाफ O2 वाटर बन रहा है लिक्विड में और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -285.5 है शायद, हमारी बुक में 286 लिखी है। ये 2 मोल की एनर्जी उन्होंने लिखी है बेटा, इन्होंने लिखी है 2 मोल की एनर्जी, 2 मोल की एनर्जी लिखी है इसने, ठीक है, मगर 1 मोल की जो हमारी बुक में वैल्यू है 286 है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट का इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एट है शायद 285.8 किलो जूल, मतलब 286 हो जाता है, ठीक है। ऐसे कार्बन सॉलिड प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक है, -110.5 किलो जूल। तो ये हीट ऑफ कंबस्शन है बेटा, कार्बन की, हाइड्रोजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ये। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इनमें हीट रिलीज होती है। फिर उसके अलावा आपको लिखवा दूंगा बाकी जो एक्सोथर्मिक चेंजेस हैं वो सारे लिखवा दूंगा, जितने भी एक्सोथर्मिक चेंजेस हैं उन सब के अंदर जो डेल्टा एच की होगी नेगेटिव होगी, हीट रिलीज होगी,
बेटा ये एक्सोथर्मिक है। अब आते हैं इंडोथर्मिक। अब इंडो का मतलब होता है इनसाइड, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। बेटा सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो ये सिस्टम है, अच्छा अब क्या होगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जो हीट का फ्लो होगा वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। जो हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। ठीक है। और एंडोथर्मिक में जो सिस्टम होता है वो बेटा हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसके बाद वेरिएशन होगा, अदरवाइज वेरिएशन होगा भी नहीं। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन those chemical reactions which absorb heat, ऐसे chemical reactions जो heat को absorb करें, ऐसे chemical reactions जो heat को क्या करें, absorb करें, those chemical reactions which absorb heat are known as endothermic reactions। उनको क्या कहेंगे बेटा, endothermic reactions जो heat को absorb करते हैं। अच्छा उनमें क्या होगा, इधर देखो, उनमें देखो ये सिस्टम है, ये है रूम टेम्परेचर। तो बेटा सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, एंडोथर्मिक में सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है। देखो ये उसके बाद वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं बेटा, जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, और फिर सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। जिस तरह आइस है सपोज करते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है, मेल्ट हो जाती है, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होंगे, एंडोथर्मिक, ये तो चलो मैंने फिजिकल की एग्जांपल दे दी, वैसे भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो जितने भी हैं, जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम की एंथैल्पी कम हो जाती है। बेटा सिस्टम की एंथैल्पी कम हो जाती है, और सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बेटा एंडोथर्मिक में, ये एंडोथर्मिक है ना, ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अच्छा एक्सोथर्मिक में बेटा एंडोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है,
और एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि हीट रिलीज होती है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सोथर्मिक में। हाँ, अब आते हैं एंडोथर्मिक की एग्जांपल। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल, अब H2 प्लस I2 H2 है प्लस I2 है, एक मोल H2 का एक मोल I2 का मिलकर 2 मोल HI का बना लेते हैं और डेल्टा H की वैल्यू क्या है 53 है। बेटा डेल्टा H की वैल्यू क्या है 2 मोल की, अब 1 मोल की हाफ हो जाएगी तो डेल्टा H की वैल्यू 53.8 है। और ये वैल्यू प्लस की है। कार्बन प्लस सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। किलो जूल इसकी वैल्यू 117.8 है। ये सिल के सिलेबस में यहाँ पे नहीं है वैल्यू, मगर ये एंडोथर्मिक है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन। अच्छा, कार्बन सॉलिड प्लस स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बन गए दोनों, और डेल्टा एच की वैल्यू 131 है। डेल्टा एच की वैल्यू बेटा 131 किलो जूल। N2 प्लस O2 बन गया 2NO, मतलब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये चेंज एंडोथर्मिक है क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, और फिर एनओ में इतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आता है 180.5। डेल्टा एच क्या है 180.5 किलो जूल। तो ये एंडोथर्मिक चेंज है बेटा, ये चेंज क्या है एंडोथर्मिक है। अच्छा, बाकी कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, हीट ऑफ द रिएक्शन पढ़ लेंगे कल हम, उसके बाद थर्मोडायनामिक, उसमें स्टेट फंक्शन मैंने आपको थोड़ा अभी बता दिया था, अब कल दोबारा पढ़ लेंगे। उसके बाद इंटरनल एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक है, और उसके बाद इनका आपस में रिलेशनशिप प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, फिर प्रूव करना होता है क्यूपी बराबर डेल्टा एच के और क्यूबी बराबर डेल्टा ई के। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ एटमाइजेशन है, ठीक है, वो पढ़ने हमने, कुछ टर्म्स पढ़ने। उसके बाद गैस लॉ पढ़ना है, ये टॉपिक इसके अंदर देखो गिवन है ये, और इसके अलावा और कोई टॉपिक बेटा इसके अंदर गिवन नहीं है इस चैप्टर के अंदर। Yes,